टेस्ट पेक्यूनरी भी हो सकता है, यानी पैसों का एक दूसरे से मफाद वाबस्ता हो सकता है उस केस से, या उसमें प्रेजुडिस हो सकता है। मसलन मेरी पटिशन है, जज मेरा भाई बैठा हुआ है, तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आएगा। या ऐसी पटिशन है जिसमें कोई भी पटिशन हो जिसमें वो जज साहब का सगा भाई या वो जज साहब खुद पार्टी हो जिससे उस पटिशन से उसको फ़ायदा मिल सकता हो, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और इसके अंदर दूसरा एक होता है ग्राउंड, जो असल ग्राउंड जो यहाँ इन्होंने लिया है वो है बायस, जज बायस्ड हो। बायस्ड का मतलब है मुतासिब हो, तासुब रखता हो। बायस्ड किस तरह होगा, वो 2-3 सूरतें हो सकती हैं। वो जज के बायस्ड होने के बारे में उन्होंने वो कहा कि हम ये नहीं कहते कि जज बायस्ड है, और अगर जज बायस्ड ही नहीं है तो आप ट्रांसफ़र एप्लीकेशन क्यों लाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए लाई गई है, उन कठपुतलियों को ये पता है कि उनको अगर फॉर्म 45 जमा कराना पड़ा, एफिडेविट देंगे तो वो जेल जाएंगे। आपको याद होगा पिछली तारीख पे आप ये कहते रहे कि जनाब हमें कहा गया एफिडेविट दें, अगर एफिडेविट झूठा निकला तो पर्चा हो सकता है। भाई अगर आप जाली कागज़ बना के लाएंगे, जाली फॉर्म 45 लाएंगे और जाली एफिडेविट देंगे तो फिर आपके ख़िलाफ़ तो पर्चा कानून कहता है होगा। लेकिन आप डर किस बात पे रहे हैं, डर इस बात पे रहे हैं कि इस कठपुतली हुकूमत ने ये जो मुसल्लत किए गए हैं 17 सीटों वाले को, शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब उन्होंने क्या तरीका वारदात अडॉप्ट किया है कि जी रिटायर्ड जज भी लग सकते हैं, और वो रिटायर्ड जजेस लगा के अपनी पसंद का, ताकि वहाँ इन केसेस को या लंबा करें या इनको हश अप कर सकें। आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 प्रेयर मांगी हैं। एक ये कि सेक्शन 151 की जो इनकी पावर है ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ख़ुद पार्टी है उन प्रोसीडिंग्स में। ये कैसे, यानी ये ख़ुद कह दें कि नहीं जनाब ये जज मुझे कबूल नहीं है, पसंद नहीं है, लिहाजा इसके पास मेरा केस ना चले, वो तो नहीं कह सकते। लिहाजा दूसरा हमने उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया है, और तीसरा हमने वहाँ इनके इस आर्डर को, जिस तरह इन्होंने नोटिस हमें किए हैं, चार्ज एज्यूम किया है हमारे इस केस में, हमने इन तीनों को चैलेंज कर दिया है। और वहाँ हमें अभी आर्डर का नहीं पता क्या आर्डर हुआ है, यूँ ही आएगा वो भी आपको बताएंगे। एक बात आखिरी वो ये, क्योंकि सिर्फ इसी से मुताल्लिक़ मैं बात करूँगा, वो ये कि मुझे ये बताएं कि आज तक आप फॉर्म 45 के ज़रिए या 47 के ज़रिए आप अपने आप को MNA कहते हो, किस मुंह से कहते हो? अगर आपके पास फॉर्म 45 जो यहाँ लहरा कर गए थे पिछली दफ़ा, आपको पता था, याद था, आप अदालत में जाकर कहते हो कि जी मेरे पास तो फॉर्म 45 है ही नहीं, और आज तक ना मीडिया को दिखाए, ना दिए, ना इलेक्शन कमीशन के पास लेकर आए। तो लिहाजा अगर आपने जो 55,000 या 53,000 से हारे हुए हैं, या 45,000 से या 50,000 से हारे हुए लोग हैं, वो आकर अपने आप को MNA बना के फिरते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग, इलीगल एंड अनलॉफुल। और एक बात जो कल तस्वीरें शाये हुई हैं, इससे साबित हो गया है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिसको जो फैसिलिटीज़ कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। आपको याद होगा इस कठपुतली हुकूमत के ज़माने में या पिछली वो चोर हुकूमत PDM 1 की सूरत में ये कहते थे कि जी कोई 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज़ हैं। कल आपने देखा वो 5 स्टार होटल का कमरा, जिसकी दीवारें, जिसका वाशरूम ओपन, जिसकी कोई अलमारी नहीं वहाँ, जिस तरह कपड़े टंगे हुए हैं, और ये है वो कमरा जहाँ कोई वेंटिलेशन भी नहीं है, जहाँ धूप लगाने का सर्दियों में भी कोई इंतज़ाम नहीं है, और जिस अंदाज से उनको रखा गया है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद इमरान खान डिटर्मिन्ड है, उसने कहा है ना मैं इन चोरों के साथ डील करूँगा, ना मैंने मुल्क छोड़ के भागना है, मेरा मरना जीना इस मुल्क के साथ है, इन मुल्क के लोगों के साथ है। और लास्ट एंड द फाइनल मेरी सब्मिशन ये है कि इस मुल्क को बचाना है तो इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जाली मुकदमात ख़त्म करने पड़ेंगे। अगर इस मुल्क को बचाना है, 25 करोड़ आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ उनको देना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आवाम को हक़ के हुक्मरानी देना पड़ेगा, क्योंकि ये वो मैंडेट है जो आवाम ने इमरान खान और उनके नुमाइंदों को दिया है। और ये काबिज़, ये इस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली, ये चोर रिटर्निंग ऑफिसर्स, वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी, और इस तरीक़े से तमाम वो इदारे जिस तरह एक शख्स की दुश्मनी में यूनाइटेड हैं,
और एक शख्स को नीचा दिखाने के लिए 25 करोड़ आवाम पे डाका डाल के बैठे हुए हैं, ये अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचेंगे। इसलिए मैं उनको वार्न कर रहा हूं, आज भी वक्त है, सुधर जाएं। उस दिन का इंतज़ार न करें जिस दिन ये पब्लिक उठे, लोग उठें। जो आपने कश्मीर में सूरत हाल देखी है, वो दिन आपको यहाँ भी अनकरीब देखने पड़ेंगे। लेकिन पहली बात तो है कि हमें उम्मीद है कि ये नहीं करेंगे। अगर किया तो हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, जिस तरह आज हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है। कल तक ये कहते थे जज मुतासिब है, और ग्राउंड भी सिर्फ ये होती है कि जज के मुतासिब या बायस होने की हद तक उसका ग्राउंड था, उसके अलावा कोई ग्राउंड नहीं हो सकता। आज उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स में खुद ही कह दिया जज बायस नहीं है। जब जज बायस नहीं है तो किसी आर्डर से अगर आप एग्रीव्ड हैं तो वो इस इलेक्शन कमीशन ना एपेलेट अथॉरिटी है ना रिवीनल अथॉरिटी है कि आप इसके पास फिर आए किस लिए हैं। यहाँ तो आपका आना ही नहीं बनता है, इसलिए इनका मेरा ख्याल है केस डिसमिस होना चाहिए। बाकी अगर इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ किया, ना किया तो बहुत सारी गैर कानूनी आर्डर और भी मौजूद हैं इनके, ये भी हम चैलेंज कर देंगे। शेख साहब, आपने दावा किया था कि अगर कोई बंदा आपका ओपोनेंट जो है तारिक फजल चौधरी, वो मस्जिद में आ जाए, फॉर्म 45-47 पे वो दिखा दे तो वो बैठ जाएगा। लेकिन कल परसों उन्होंने इस तरह के हल्फन कहा है कि मैंने रिगिंग नहीं की और मैं हकीकी तौर पर जीतूँ, तो हलफ उठा दिया। आपके सामने अगर हलफ उठा गया है तो उनको कहो मेरे साथ बैठ जाए, आ जाए मेरे सामने, चले जाएं। अभी चलते हैं फैसल मस्जिद, आज ही चल के नमाज़ पढ़ते हैं, उनको कहें आ जाएं, या आज ही जुमरा असर की नमाज़ उधर पढ़ते हैं, आएँ उधर हल्फ ले ले, मैं पटिशन वापस ले लूँगा। उनके आ जाएं, कुरान पे हाथ रख के कह दें कि मैंने ले लिया, आ जाएं, मैंने आपके सामने कह रहा हूँ, आ जाएं मेरे साथ चलें। वो आपको झूठ बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं मैं हल्फ लेता हूँ। सुन लें, मैं रिगिंग में शामिल नहीं हूँ अपनी ज़ात की हद तक, यानी रिगिंग मैंने कराई है, रिगिंग खुद नहीं की है। आप उसको कहो तू जीता है, मुझे बताएं फॉर्म 45 के मुताबिक या हारा है, बता दे। वो अगर उसको ट्विस्ट करता है कि मैं रिगिंग में शामिल नहीं हूँ, वो बिल्कुल रिगिंग में भी शामिल है, मगर उसको छोड़ें। वो ये कहेगा कि मैंने पैसे दे के रिगिंग कराई है, मैंने बंदे हायर करके ये फ्रॉड किया है, जुर्माना किया है, उसको कहना आ जाए, आप सामने मौजूद हो। मैं आप सबके सामने कहता हूँ आ जाए, फैसल मस्जिद में आ जाए, कुरान पे हाथ रख दे, मैं वापस ले लूँगा। कि वो वाकई कहे कि मैं जीता हुआ हूँ फॉर्म 45 के मुताबिक, वाकई मैंने 1,01,000 वोट लिए हैं। वो 1,01,000 तो दूर की बात है, उसने कहा आपके सामने ही, आपने रिजल्ट देखा हुआ है। हलफ तो उसने उठाना है, हलफ की तहरीर तो शुएब साहब लिख के देंगे। हाँ, केस कौन से वाले की बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस की बात कर रहे हैं। ये जो नया वाला केस हुआ है, हैदर सिराज साहब, टीवी पे बात तो हम ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं उस केस में जाऊंगा जिसमें मेरा वकालतनामा होगा। ख्वाजा हारिस साहब सीनियर वकील हैं, हमने उनको हायर किया था, उनको इंगेज किया था ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान, हमने उनको वकील इंगेज किया है। अगर उनको वकील नहीं रहेंगे तो इमरान खान जिसको वकील बनाएंगे वो उसमें पेश होगा। नंबर 1, ये पार्टी पॉलिसी भी है, ये कानून भी है, ये कायदा भी है। बल्कि काजी फाइसा साहब जब से चीफ जस्टिस बने हैं, इन्होंने एक उसूल और बना लिया है, एक से ज़ायद वकालतनामे भी एक्सेप्ट नहीं होंगे। एक वकील होगा तो जब उसका वकालतनामा चेंज करेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर दूसरा वकील आ सकता है। तो लिहाजा जब वो वकील मौजूद थे तो इस वजह से हम नहीं पेश हुए, हम प्रोसीडिंग्स अटेंड करते रहे, नहीं पेश हुए। दूसरा एक केस रेफरेंस उन्होंने दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जब मैं प्रेसिडेंट था, हमारी कैबिनेट ने डिसाइड किया कि हम इस नैब लॉज की अमेंडमेंट को, जो पर्सन स्पेसिफिक लॉज हैं, हम उसको चैलेंज करेंगे। क्योंकि जो इन्होंने चेंज किया है, अपना केस देखा कि जी कहा है पब्लिक एट लार्ज जहाँ होगी वो पार्टी चैलेंज कर सकती है, नैब में जा सकती है। कहा कि उनके खिलाफ कंप्लेनेंट कितने थे, 86। उन्होंने कहा जी कम से कम 100 बंदा होना चाहिए। अच्छा, अपना अगर फ़र्ज़ करो 49 करोड़ का केस है, तो कहा जहाँ 50 करोड़ नहीं होगा वहाँ नैब को अख्तियार नहीं होगा। इस तरह उन्होंने अपने केस सामने रखे, और उस तरह उनके ही आज़म नज़ीर तारा उनका वकील था, अपने केसेस को सामने रख के नैब लॉ बदलते गए ताकि अपने केसेस ख़त्म करा सकें, और धड़ाधड़ ख़त्म कराए। हमने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और मैं 1 साल तक, जब तक मैं प्रेसिडेंट था, हम उसको परसू करते रहे।
और वो अभी तक मेरा ख्याल है केस पेंडिंग है। लेकिन चूंकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो वो प्रैक्टिकली इनफ्रक्चस हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ने अथॉरिटी होनी होती है, ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है। और दूसरी बात, मेरा 1 साल का मैं प्रेसिडेंट था, दूसरे साल दूसरे प्रेसिडेंट आ जाते हैं, अब ये तीसरे प्रेसिडेंट आ चुके हैं, उसकी डिस्क्रिशन है उनकी कैबिनेट की, चाहें तो उस केस को कंटिन्यू करें, चाहें तो उसको वापस ले लें, क्योंकि दैट वाज नॉट इन माय पर्सनल कैपेसिटी होता तो मैं जाकर वापस लेता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर सब फाइनलिटी अख्तियार कर चुका है और मज़ीद कर लेगा इस अपील के बाद। इसलिए चूँकि जज साहब को ये बातें पता नहीं थी तो उन्होंने इस हवाले से ये बात की। देखें, मसला ये है कि एक जज अपॉइंट कर दिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके ऊपर उसने कॉग्निजेंस ले ली, उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने कह दिया फॉर्म 45 ले आओ। अब फॉर्म 45 जब आप नहीं लाएंगे तो आपके खिलाफ तो फिर एक्शन होगा। अब आप फॉर्म 45 भी नहीं देना चाहते, अपना आप जवाब भी नहीं जमा कराना चाहते, आप अपना एफिडेविट भी नहीं जमा कराना चाहते, तो फिर किस कानून के तहत आप एमएनए बने बैठे हैं? ओ भाई, झूठे जाली एमएनए अगर बने बैठे हो तो लाएं ना, आप डिफेंड करें। तो आप उस जज से जब एक दफ़ा बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, एक बात बता दूं, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस चाहिए उससे ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके लिए कई केसेस हैं। जस्टिस शौकत का केस है 1971 का, उसके बाद अकरम का केस है PLD 89 का, उसके बाद नवाज शरीफ का केस है, परवेज़ मुशर्रफ का केस है, आज मैंने आर्गू किया है। परवेज़ मुशर्रफ के केस के अलावा पिछले साल आपको याद होगा जस्टिस बंदियाल का केस है, आबिद जुबैरी का केस है। बंदियाल साहब को कहा गया आप न सुने, उन्होंने 5 मेंबर बेंच ने बड़ी डिटेल रीजनिंग के साथ ये फैसला दिया। जस्टिस जवाद ख्वाजा का केस है इंडिपेंडेंट मीडिया कॉरपोरेशन के नाम से। जज को जब आपने अलग कराना हो किसी प्रोसीडिंग से, जब जज की कॉन्स्टिट्यूट हो जाए तो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए, उसके लिए बायस होना और साबित करना ज़रूरी है, जो कि यहाँ मिसिंग है। देखें, पहली बात तो ये है कि ये डिले करना चाहते हैं, दूसरी बात ये है कि ये क्यों हम इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, इस्लामाबाद का इलेक्शन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने लिखा है, इस्लामाबाद का एक जज फंक्शनिंग कर रहा है, मुझे बताएं क्यों ट्रांसफ़र करें किसी भी और जज के पास? कोई रीज़न दें ना, बायस होने की कोई रीज़न दें। वो कहते हैं जज तो बायस है ही नहीं, फिर ट्रांसफ़र किस लिए मांग रहे हैं? तो ये इसका मतलब है बेईमानी उनकी है जो यहाँ एप्लीकेशन लेकर आए हुए हैं। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।